सो हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम गोस्वामी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जय हिंद एंड वेलकम ऑन द एडिक्शन अकेडमी। एंड दिस टाइम इन दिस वीडियो आई विल टीच यू द बेसिक ऑफ मैथ। कुछ मैथ के टर्म जानेंगे आज, जैसे लाइक वेरिएबल क्या होता है, जैसे हम हिंदी में शायद चर बोलते हैं, अचर बोलते हैं, वेरिएबल, कॉन्सोनेंट्स, इनकी डिवाइड, मल्टीप्लाई, भाग, गुणा, सारी चीजें जानेंगे। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल होगा। एंड आप ये जानेंगे कि इसको वाकई मैथ के अंदर क्या क्या सिस्टम होते हैं, जैसे कि मान लो हम नंबर कब कैसे क्या डिवाइड करते हैं, वेरिएबल को कब कैसे डिवाइड करते हैं। तो पहले हम जानते हैं नंबर सिस्टम। एक नाइन्थ का एक चैप्टर भी है जिसमें मैं नाइन्थ की ही चीजें बताऊंगा, लेकिन आप वो लोग भी देख सकते हैं जैसे नंबरों का ज्ञान लेना है, जैसे कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। आपको सम और विषम तो पता होगी, बहुत इजी संख्या होती है, लेकिन काफी लोग ये भूल जाते हैं कि संख्या इतनी ही नहीं है, काफी सारी संख्या है। जैसे कि हम टू प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, जैसे मैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या बोल सकता हूँ, सहभाज्य संख्या होती है। फिर परिमेय, अपरिमेय, रियलिटी में परिमेय कौन सी होती है, क्या पाई का मान 22/7 होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, हम काफी बार एक काम करते हैं कि पाई को हम अपरिमेय में क्यों रखते हैं, हम परिमेय क्यों नहीं बोलते हैं, इसका कारण क्या है, ये सारी चीजें आज पता करेंगे। तो पहले तो नंबरों के बारे में जानते हैं। तो नंबर सिस्टम एक बहुत प्यारा टॉपिक है जिसमें मैंने आप साफ साफ देख सकते हैं नंबर्स, नंबर सिस्टम, नंबर्स। तो नंबर्स अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कितने मतलब कितने टाइप के नंबर हैं पूरे वर्ल्ड में जितने भी टाइप के नंबर हैं, पहले बोलेंगे हम 2 टाइप्स नंबर हैं। क्या बोलेंगे कि पूरे दुनिया में 2 तरीके के नंबर पाए जाते हैं। पहला नंबर होगा हमारा रियल नंबर, जिसे हम वास्तविक संख्या बोलेंगे। दूसरा नंबर होगा हमारा इमेजिनरी नंबर, जिसे हम काल्पनिक संख्या बोलेंगे। अब बात आती है कि काल्पनिक संख्या जो होती है, हमारे जो टॉपिक होते हैं, अगर हम बात करें तो ज्यादातर एसएससी भी नहीं पूछती है इन पे सवाल, बड़े बड़े एग्जाम भी इस पे ज्यादा नहीं पूछते हैं। और वैसे भी ये 10th के लेवल पे कोई भी एग्जाम आता है तो 10th के लेवल पे इमेजिनरी नंबर नहीं होता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग ही इसकी 11th में होती है। जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम 11th में पढ़ते हैं। तो इस वाले पार्ट्स को अभी ना पढ़ते हुए हम ओनली हमारा कॉन्सेंट्रेशन होगा हमारे रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं पे। वास्तविक संख्या में हमने बांटा गया है, आपने सुना होगा कि वास्तविक संख्या को परिमेय क्या होती है, अपरिमेय। तो वास्तविक संख्याओं का ही भाग होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो देयर आर रियल नंबर कैटेगराइज्ड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट टाइप्स रैशनल नंबर एंड सेकंड इरेशनल नंबर। हमारी वास्तविक संख्याओं को 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला जो संख्या का टाइप होगा वो होगा परिमेय संख्या, एंड दूसरा संख्या का पार्ट होगा वो होगा अपरिमेय संख्या। बात आती है कि परिमेय संख्या के कितने पार्ट होंगे। तो परिमेय संख्या को बांटा गया है एक पूर्णांक की दृष्टि जिसे हम इंटीजर्स बोलते हैं, और दूसरी फ्रैक्शन की दृष्टि से देखा जाए जिसे हम भिन्न बोलते हैं। अब बात आती है कि हम देखा जाए तो हम अभी पढ़ते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक से पढ़ने के लिए हमें पहले देखना है कि नंबर लाइन, संख्या मतलब संख्या रेखा, जिसे हम नंबर लाइन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। संख्या रेखा, इधर से जब हम बात करते हैं तो इधर से एक माइनस का इंटीजर, माइनस के बीच में इसके इस रेखा के बीच में एक 0 होता है, जिधर राइट हैंड साइड पे इसके प्लस के नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे इसके माइनस के नंबर होते हैं। जितने माइनस के नंबर पाए जाते हैं वो सारे ही संख्या रेखा पर माइनस के नंबरों को हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, इन इंग्लिश, नेगेटिव इंटीजर। अब बात आती है कि 0 से इधर वाले जो प्लस के नंबर होते हैं वो कौन से नंबर, तो इन्हें बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जिन्हें हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक की बात आती है तो ओके, इसी धनात्मक पूर्णांक को हम कह देते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोल देते हैं इसे, प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, बात आ जाती है कि 0 से लेके अगर मैं प्लस के नंबर बोलूं तो इसे एक तो ये बोल देते हैं कि धनात्मक पूर्णांक ही आता है, 0 को भी हम यही बोलते हैं कि धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन 0 से अगर मैं इंफिनिटी तक की बात करूं तो इसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। संख्याओं का ज्ञान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारी संख्या का नाम लिया गया और वो संख्या है कौन सी। अब बात आती है कि जब इतना पढ़ लेंगे तो उसके बाद ये तो इसके टाइप्स हो गए, आप नोट कर सकते हैं कि ये उतार लीजिए क्योंकि ये तो कैटेगराइज करे गए। अब सभी नंबरों की अपनी एक खास परिभाषा होती है। तो बात आती है, पहले मैं पढ़ाता हूं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या सबको पता होती है, वो संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब बात आती है कि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक हो। पूर्णांक मैंने आपको समझा दिए, पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक हो, मतलब
P 1 2 3 5 6 7 0 8 माइनस का 8 माइनस का 9 माइनस का 2 माइनस का 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूर्णांक के अलावा -√2 या √2 √3 √4 ऐसी संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें पूर्णांक की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। कहीं भी यहाँ रूट में कोई संख्या नहीं है, इसलिए इन्हें पूर्णांक नहीं बोला जाएगा। अब बात आती है कि फिर हमारी बात आती है पूर्णांक हो जाती है जहां, और परिमेय संख्या ये कहती है कि बटे में जो क्यू होता है क्यू कभी जीरो ना हो, तो क्यू कभी जीरो ना हो। तो मैं इसको मिटाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, आगे मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले मैं बताता हूं आपको सबसे पहले कि प्राकृतिक संख्याओं के अंदर क्या क्या संख्याएं आती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय अपरिमेय पढ़ाऊंगा मैं अच्छे से, पहले प्राकृतिक संख्या देख लीजिए। तो प्राकृतिक संख्या कहती है, प्राकृतिक संख्या के अंदर ही आता है हमारा सम संख्या, जिसे हम इवन नंबर बोलते हैं। दूसरी आती है विषम संख्या, जिसे हम ओड नंबर बोलते हैं। तीसरी आ जाती है हमारे भाज्य संख्या, जिसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तीसरी आ जाती है हमारी, चौथी आ जाती है चौथी आ जाती है हमारी अभाज्य संख्या, जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। पांचवी आ जाती है हमारी सहअभाज्य संख्या, जिसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। इन संख्याओं के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये संख्या क्या होती है। अब इनके पार्ट्स में से हम पहला पार्ट्स करते हैं सम संख्या का। तो सम संख्या सबको पता है, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है वो सम संख्या कहलाती है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होती है वो विषम संख्या कहलाती है। वह संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए वह सम संख्या कहलाती है। अब सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें आप कहोगे इसमें नया क्या है, हमें नया क्या पढ़ाया जा रहा है, ये हमने पहले भी पढ़ चुका है। आपको पता होना चाहिए कि जीरो हम बोल देते हैं, जीरो कि जीरो एक सम संख्या होगी। तो पहली बात तो जीरो एक सम संख्या नहीं होगी, और काफी बार बड़े बड़े एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि जीरो इज अ सम संख्या, मतलब जीरो इज अ इवन नंबर और नॉट, क्योंकि ये 2 से तो कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, जाहिर सी बात है। और हमने बोला है कि जो संख्या 2 से कट जाए वो क्योंकि इसका आंसर जीरो आएगा, तो 2 विभाजित है, डिवाइड है। अब बात आती है फिर जीरो क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये किसका भाग है, प्राकृतिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये किसका भाग है, प्राकृतिक संख्याओं। अब बात आती है कि जीरो कहां किसका भाग है, तो जीरो तो प्राकृतिक संख्याओं में आता ही नहीं है, तो फिर जीरो विभाज्य है, तो इसे क्या बोला जाएगा, तो इससे एक ये पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक, जिसे हम बोलेंगे इवन इंटीजर, सम पूर्णांक। क्या बोलेंगे, सम पूर्णांक। तो जीरो अगर कोई पूछता है आपसे कि जीरो एक सम संख्या होगी, तो आप कहोगे नहीं होगी, लेकिन जीरो एक सम पूर्णांक होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल होगा। क्योंकि सम संख्या क्यों नहीं होगी, क्योंकि सम संख्याएं आती कहां है, प्राकृतिक संख्याओं के अंदर, और जीरो कहां आता है, प्राकृतिक संख्याओं के बाहर। सबसे बड़ी बात ये, इसमें ये नया था। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको देखने हैं।
एग्जाम्पल के रूप में आ जाता है 2, 4, 6, 8, 10 एंड etc एक्सेट्रा। अब बात आ जाती है विषम संख्या। तो विषम संख्या इसकी उल्टी होती है, इसको मिटा देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो विषम संख्या इसकी उल्टी हो जाएगी। अब दूसरी संख्या आप लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब आ जाती है विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में, अच्छा सम संख्या की इंग्लिश में, इन इंग्लिश डेफिनेशन, तो द नंबर which can divided into 2, which can divide 2 is called a even number, and the number which can, those number you can call those number which can divided by 2 is called even number, and those number which cannot divide by 2 is called odd number। ये याद रखना। विषम संख्या मतलब odd number, odd नंबर। तो ओड नंबर की बात आए तो ओड नंबर क्या होते हैं, तो इसके नीचे लिख रहा हूं बे संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो। इसका मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या कहलाएंगे, संख्याएं विषम। अच्छा अगर मैं बोल दूं आपसे -2 क्या होगा, अच्छा -3 क्या होगा, -3 एक विषम संख्या होगी। आप लोग पता है क्या कहोगे, बिल्कुल होगी, क्योंकि विषम संख्या, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रही है। लेकिन आप एक चीज भूल गए, वो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप किसी भी बच्चे से, अगर किसी बड़ी क्लास के बड़े स्कूल के बच्चे से पूछोगे तो उसे भी घुमा सकते हो, वरना वो आपको घुमा जाएगा। बात आती है कि -3 होगा विषम संख्या, आप कहोगे बिल्कुल होगा क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं है। लेकिन आप ये भूल गए कि यह है किसका भाग, विषम पूर्णांक का, जिसे सॉरी विषम कह रहा हूं, ऋणात्मक पूर्णांक का। और जबकि हम बात कर रहे हैं किसकी है, प्रकारतिक संख्याओं की, जबकि प्रकारतिक संख्याओं में माइनस का कोई खेल ही नहीं होता, प्लस में आती है सारी संख्या। तो हम कहेंगे ये नहीं होगा। लेकिन हाँ अगर मैं बात करूं 3 होगा तो आप कहोगे बिल्कुल होगा। मैं कहूं 1 होगा, कहोगे बिल्कुल होगा। आप कहोगे 5 होगा, बिल्कुल होगा। एंड 6, 7 होगा 8 नहीं होगा, 9 होगा, बिल्कुल होगा। 11 होगा, etc। लेकिन माइनस का 1 होगा, नहीं होगा। माइनस का 5 होगा, नहीं होगा। माइनस का 7 होगा, नहीं होगा। ये सारे के सारे विषम पूर्णांक होंगे, लेकिन विषम संख्या नहीं हो सकते, विषम संख्या नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारे प्रकारतिक संख्याओं के अंदर नहीं आते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब बात आती है अगली संख्या की। तो अगली संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं, कंपोजिट नंबर। अब बात आती है कि कंपोजिट नंबर क्या होगा। तो भाज्य संख्या जिसके ओनली ऑन 2 फैक्टर हो, जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं, जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब बात आती है कि 2 गुणनखंड होते हैं, इससे क्या मतलब है। फ्रेम से अगर बाहर जाए तो आप हिंदी मेरे से सुन लीजिएगा। जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती है, सॉरी ये भाज्य की बात चल रही है। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। द नंबर which has more than 2 factor is called a composite number। ओके मतलब फैक्टर। अब बात आती है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, गुणनखंड का मतलब क्या है, कि जिसके 2 गुणनखंड हो, ये तो हमको समझ में नहीं आता। अच्छा फैक्टर के बारे में आप बताओगे तो फैक्टर समझ में नहीं आता, फैक्टर क्या होता है। हिंदी में उन्हें गुणनखंड के बारे में नहीं पता होते काफी बच्चों को,
कि गुणनखंड क्या होते हैं। दूसरी बात, गुणनफल जिसे मल्टीपल भी बोल देते हैं, उसके बारे में नहीं पता होती है। तो देखिए गुणनखंड सिंपल है। अगर मैं बोलूं 12 के गुणनखंड कितने क्या क्या होंगे, तो आप ये देख लो 12 किस किस के पहाड़े में आता है। 12 किस किस के पहाड़े में आता है, वो ही सारे इसके गुणनखंड होंगे। 1 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। 2 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। 3 के पहाड़े में आता है, आता है। 4 के में आता है, 5 के में नहीं, नहीं होगा इसका गुणनखंड। 6 के में बिल्कुल आता है, 6 होगा, यस होगा। 7 के में आता नहीं, तो 7 नहीं होगा। 11 के में 11 नहीं होगा। 9 के में 10 के में नहीं आता है ना जी। और 12 के में तो 12 के में आता है। तो इसके क्या होंगे, ये सारे इसके फैक्टर होंगे, लेकिन 5 इसका फैक्टर नहीं होगा क्योंकि 5 के टेबल में नहीं आता है। तो गुणनखंड उसे बोला जाता है जो कि अगर मैं जिस चीज की गुणनखंड निकाल रहा हूं तो इसका मतलब उस चीज को कौन कौन सी संख्याएं काट सकती हैं। जिस नंबर का फैक्टर करूंगा मैं, तो ये देखूंगा इस नंबर के टेबल, मतलब ये नंबर किस किस के टेबल में आता है। जैसे 2 के टेबल में 12 आता है, तो 12 का फैक्टर 2 होगा, 12 का गुणनखंड 2 होगा। अब इससे क्या मतलब है कि मतलब जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या होंगी। देखिए 1, पहली बात कि 1 सबका गुणनखंड होता है, 1 सबका, क्योंकि 1 सबके टेबल में आता है, 1 सबके टेबल में आता है क्योंकि सबको ही काटता है 1। तो 1 तो एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा इंटीजर कह सकते हैं कि जो सबके टेबल में आएगा। बात आती है फिर दूसरा नंबर बताइए आप 1 को छोड़ के। अच्छा 1 एक तो हो गया। अच्छा 2 आप कहो तो 2 के 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं। देखिए एक तो 1 के टेबल में आता है, दूसरा स्वयं खुद के टेबल में आता है 2। ना तो 3 के टेबल में, ना 4 के टेबल में, किसी के टेबल में आता है 2, क्योंकि 2 तो खुद ही एक छोटा नंबर हो गया। एक या तो 1 के टेबल में आएगा खुद के, लेकिन मैंने क्या बोला 2 से ज्यादा, 2 नहीं 2 से ज्यादा। मैं बोलूं 4, तो आप कहोगे बिल्कुल होगा। अब उसका रीजन क्या है, 4 इसलिए होगा क्योंकि आप कह सकते हैं देखो 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, और अपने स्वयं के टेबल में तो आते ही है। तो कितने फैक्टर, 2 से ज्यादा 3, 3 तो होगा क्योंकि 2 से तो ज्यादा ही है फैक्टर। तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या। मैं बोल दूं आपसे अगला नंबर, मैं बोलूं 6 आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है, 1 के में आता है, और खुद के भी टेबल में आता है। इसके 4 फैक्टर ये भी होगा। अच्छा बात आती है 8 बिल्कुल होगा, 10 बिल्कुल होगा, 9 बिल्कुल होगा, 9 39 होगा, तो बिल्कुल होगा, 13 के टेबल में आता है, ठीक है। तो काफी बार इसी चीज में हो जाते हैं कंफ्यूजन। 41 होगा, आपको नहीं होगा क्योंकि आता ही नहीं है किसी के टेबल में, तो कैसे हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब आपको इंटरेस्टिंग बात ये लगेगी कि काफी बार हमसे पूछा जाता है कि 2 एक भाज्य संख्या है या नहीं है, 2 एक भाज्य संख्या है या नहीं है। या फिर एक क्वेश्चन आता है कि 1 बताओ कि भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है। इज 1 इज अ कंपोजिट और प्राइम नंबर। तो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 1 को बोल देते हैं ये तो प्राइम नंबर होगा, ये अभाज्य होगा, क्योंकि 1 कटता ही नहीं है, क्योंकि हमने कैसे पढ़ रखा। अभाज्य संख्या वो जो या तो 1 के टेबल में आए, खुद के टेबल में आए। भाज्य संख्या वो जो या तो मतलब या तो अपने टेबल में आए, 1 के टेबल में आए, और किसी के भी टेबल में भी आ जाए। तो ये तो हम उस तरीके से पढ़ते हैं जिसमें हमें कंफ्यूजन होती है, लेकिन इस तरीके से पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। भाज्य संख्या वो जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो जिस संख्या के, और अभाज्य संख्या वो जिसके ओनली 2 फैक्टर हो। तो आप इससे ये कॉन्सेप्ट पहले से मिटा रहा हूं। आज ये संख्याएं कर ले रहे, बाद में देखेंगे। तो बात आ जाती है कि अभाज्य संख्या, तो जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर तो वो संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हों, 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे मैं बोल दूं 2, क्योंकि 2 के 2 ही गुणनखंड है, एक तो 1, एक स्वयं खुद, दूसरा 3 के भी 2 ही गुणनखंड है, एक तो 1 और एक ही खुद को ही काट लेता है।
अब बात आती है 5 7, आप रट रखे होते हैं आपने कि 2 है 3 है 5 है, ये सारे क्या है अभाज्य संख्या है, आप ये रट के लाते हो, आपको मीनिंग नहीं पता होता कि क्यों है ये। अब आपको पता चल गया ये 9 होगा, क्योंकि हम पता कैसे चलते हैं 2 है 3 है 5 है 7 है फिर 9, क्योंकि हम उसमें फंस जाते हैं फिर सम संख्याओं में कि 9 भी अभाज्य बता देते हैं। तो क्या होगा 9 नहीं होगा, 11 होगा बिल्कुल होगा, 13 होगा 19 होगा 17 होगा, इस तरीके से डॉट 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 जिसके फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर वो भाज्य, जिसके 2 से 2 फैक्टर ओनली वो अभाज्य। अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि 1 क्या होगा। अब आप बताओ कि 1 कौन सी संख्या होगी, तो 1 कौन सी संख्या होगी 1 के 2 फैक्टर है तो आप कहोगे नहीं है, 1 के 2 से ज्यादा फैक्टर है, जब 2 ही नहीं है तो 2 से ज्यादा कहां होंगे, तो 1 के ना तो 2 फैक्टर है ना ही 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो बात आती है ना तो ये अभाज्य होगी और ना ही भाज्य होगी। 1 स्वयं में अपना एक अलग नंबर होता है, क्या होता है 1 स्वयं में अपना एक अलग नंबर होता है, ना तो ये सम संख्या होती है ना ही ये विषम संख्या होती है, ना ही ये भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं कि अपने में 1 एक स्वयं अलग नंबर है जिसको न्यूट्रल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है न्यूट्रल नंबर। अब ये क्वेश्चन अब बात आती है कि हमसे हमें क्या फायदा है ये कि हम पढ़ क्यों रहे इन संख्याओं को। तो आपने सुना होगा कि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, क्या करिए अभाज्य गुणनखंड करिए। अब मैं समझाता हूं, पहले सहअभाज्य और समझ लीजिए, बहुत छोटी सी संख्या है, सहअभाज्य समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, सहअभाज्य समझ लेते हैं बस, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन वगैरह करते हैं। सह अभाज्य, क्योंकि इसमें जब हम 10th वगैरह या कोई बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आता है। सहअभाज्य को प्राइम जैसे बोलते हैं, मैंने पीछे इंग्लिश लिख दी है इसकी। तो सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिन, पहली बात तो एक संख्या सहअभाज्य नहीं होगी, होने के लिए 2 या 2 से अधिक संख्या होनी चाहिए, 2 तो चाहिए ही चाहिए। तो सहअभाज्य संख्या कौन सी संख्या जिसका मतलब कॉमन फैक्टर, जिसका कॉमन एक सा गुणनखंड, एक जैसा गुणनखंड जैसे हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, और 1 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूं 5 और 7, आप इसके गुणनखंड कर लीजिए, इस दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। दूसरी संख्या, तो आप कहोगे ये तो अभाज्य ही संख्या है, आप कोई ऐसा भाज्य का एग्जांपल बताओ हमको। तो बहुत इजी है, जैसे कि मैं बोलूं 16 और 17, 16 और 70 के एक जैसे गुणनखंड हो ही नहीं सकते, 1 के अलावा 1 होगा। तो ये क्या है सारे पेयर, ये सहअभाज्य के। अब बात आती है कि भैया ठीक हम इतना समझ गए कि ये संख्याएं होती क्या हैं, जिस संख्या का कॉमन फैक्टर 1 हो उसके अतिरिक्त कुछ ना हो, इसे लिख दे रहा हूं मैं। जिस संख्या का कॉमन फैक्टर सेम गुणनखंड, कॉमन फैक्टर 1 हो ओनली, केवल 1 हो, केवल 1 हो। अब बात आती है जिन संख्या की, क्योंकि एक संख्या तो आज सहअभाज्य कहलाएगी नहीं ना। अब बात आती है कैसे, एग्जाम्पल 5 और 7 इनका कॉमन फैक्टर 1 है। दूसरी संख्या तो 11 और 12 कॉमन फैक्टर 1 है, 16 एंड 17, ठीक। आप इस तरीके से बता सकते हैं, ये इसके एग्जाम्पल होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके एक्सेट्रा। अब बात आती है कि ये समझ में आ गए, अब आप बताइए कि अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो हाई स्कूल एक क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले, हाई स्कूल एसएससी भी पूछ लेती है, बड़े बड़े एग्जाम भी पूछते हैं कि 16 के एंड 12 के
अभाज्य गुणनखंड करिए। क्या करिए? अभाज्य गुणनखंड। हम गुणनखंड करने लगते हैं इस मेथड से, 2 8, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो हम देखते हैं कि 16 लिखा है, तो वही कहते हैं 4 इंटू 4, तो वो कह देते हैं कि 4 इंटू 4, ये भी तो गुणनखंड ही है इसके। कुछ होते हैं 12 को बोल देते हैं 3 इंटू 4, और इसके गुणनखंड कर देते हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप बताइए कि कौन सा वाला सही है। कुछ बच्चे तो ये कह रहे होंगे दोनों ही सही है, क्योंकि 3 4 12, 3 चौक 12, और कुछ बच्चे कह रहे होंगे दोनों ही, ऑलमोस्ट बच्चे तो जहां तक है दोनों ही कह रहे होंगे, लेकिन जितना पढ़ा दिया उससे उन्हें गलती पता चल जानी चाहिए कि क्या गलती है। बताइए। अच्छा, काफी बार गुणनखंड करते समय हम अपने पास से ये भी बढ़ा देते हैं कि ये भी तो हो सकता है, और इसमें ये भी हो जाएगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड ही तो है, कोई गलती हुई? गलती हुई। पहली बात तो 1 अभाज्य नहीं है और ना ही भाज्य, तो 1 तो आना नहीं चाहिए। दूसरी बात, 4 भाज्य है तो गलत हो जाएगा, अभाज्य बोला उसने, तो 4 को हमें तोड़ना पड़ेगा अभाज्य में, और अभाज्य क्या होता है 2, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, तब जाके इसके फैक्टर सही होंगे। और वह ऐसा नहीं छोटी संख्या देगा, अब वो कहेगा 156 के गुणनखंड कीजिए, तो आप कहोगे 156 के, अच्छा 156 के नहीं, वो कहेगा आपसे कि 156, कोई बड़ी संख्या दे दे, मान लो 140 के गुणनखंड, तो कुछ कहेंगे 2 से काटो, ये आ जाएगा, फिर आप चाहो 7 से ही काट दो, ये आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 से काट दो, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। वैसे तो इसके तो गुणनखंड आपको साफ दिख रहे हैं, अभाज्य ही हैं सब, लेकिन मैं ये कह सकता था कि क्यों ना इसको 4 से काट दिया जाए, इस नंबर को 140 को मैं डायरेक्ट 4 से काटूं छोटा बनाने के लिए। गलती बता रहा हूं, गलती क्या करते हैं, 4 से, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 15, और डायरेक्ट मैं कह दूं 7 5 जा ये और 5 5 1 जा 5। आप कहोगे ये भी तो फैक्टर ही है इसके, ये काटे तो सही है ये भी, और मल्टीप्लाई करके देख लेना यही आएंगे, लेकिन ये जो संख्या आ गई 4, ये तो भाज्य है, हम तो बोला क्या था अभाज्य, तो हमें फिर इसे इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा। समझ गए, भाज्य और अभाज्य। तो इसी तरीके से आपके लिए काम ये होगा कि आप नई नई संख्या बनाएंगे और अभाज्य गुणनखंड भाज्य गुणनखंड करेंगे। ये गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखा गया है, वरना गुणनखंड ऐसे नहीं लिखे जाते, गुणनखंड ऐसे बताए जाते हैं कोमा लगा के, इस तरीके से। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, बाकी आगे कल अगली वीडियो में मिलेंगे, एंड थैंक यू वेरी मच।